नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। 3 एडिटोरियल के आर्टिकल्स और 6 करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स में बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन होगा इन टॉपिक्स का आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। साथ साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके साथ साथ आप मेरे मेंटरशिप कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो मेरी वेबसाइट www.harshitdividi.com से। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन मेरी ऐप को एंड्रॉइड और आईओएस पे भी आप डाउनलोड सकते हैं। चलिए भाई, एडिटोरियल एनालिसिस में जो पहला टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये एक्चुअली में एक रिपीटेड टॉपिक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। ये बेसिकली जोशीमठ की सिंकिंग की खबर आपको सुनने में आई थी। उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ टाउन सिंक कर रहा था। एकदम से लोगों के रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स में क्रैक आ गए। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गई। लोग अपने घरों से निकल के होम्स में झोपड़पट्टी बना के खुले में रहने लगे। उनको लगा कि कभी भी उनकी बिल्डिंग टूट के मलबा उनके ऊपर गिर सकता है। बाद में इनिशियली प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से ये पता चला कि तपोवन विष्णुगुड़ पावर प्रोजेक्ट जो कि एनटीपीसी बना रहा है, हो सकता है इसकी टनलिंग एक्टिविटीज की वजह से ये धंसना हो रहा है जमीन का। उसके बाद क्या हुआ कि भाई उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 8 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस को बुलाया और बोला कि आप यहाँ पे थीसिस करिए और बताइए कि एक्चुअली में ये जमीन यहाँ पे धंस क्यों रही है। इसके बारे में मैंने कल के एडिटोरियल डिस्कशन में भी बातचीत की थी। अब सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 8 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस को बोला। इन इंस्टीट्यूशंस ने लंबे समय से अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन इस रिपोर्ट को लाइव नहीं किया गया। केंद्र की सरकार ने बोला कि जब तक केंद्र की सरकार अप्रूवल नहीं दे देती तब तक ये जो रिपोर्ट है वो ओपन में नहीं आएगी। इस बात को लेकर बवाल हो गया, अरे जब ये रेप्यूटेड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से इनकी रिपोर्ट को आप क्यों दबा रहे हो। जब उत्तराखंड हाई कोर्ट से लताड़ पड़ी तब ओवरऑल ये रिपोर्टें रिलीज हुई और रिपोर्ट रिलीज होने के बाद जो एक्सपेक्टेड था वही यहां पे निकल गया है। जैसे कि द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने क्या बोला कि 99% कंस्ट्रक्शन जो इस पर्टिकुलर रीजन में हुआ है उसने मैंडेटरी बिल्डिंग कोड को नहीं फॉलो किया है। एक ये वजह है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की ने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला कि जो नेटवर्क ऑफ स्प्रिंग्स ड्रेनेज सिस्टम है, एरिया ऑफ सब्सिडेंस है, ये कहीं ना कहीं सब्सिडेंस को अफेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं ओवरऑल एक्सेसिव ग्लोबल वार्मिंग के चलते और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के चलते सब सरफेस लेवल पे जो बर्फ थी, जो पानी था, उसका फ्लो बह गया है और जब वो फ्लो खत्म होगा तो नीचे एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिसकी वजह से जमीन धंसेगी। समझ के बात को। तो कुल मिला के ओवरऑल अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन मेजर्स, टाउन प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट ना करना, ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के रिस्क को बढ़ाता है, लॉस ऑफ लाइफ्स के रिस्क को बढ़ाता है। तो यहां पे एक लेजिटिमेट केस है कि इस पर्टिकुलर हिल स्टेट में जो सिटीजन है उनको बेसिक कम्युनिटीज मिलनी चाहिए, मटेरियल एडवांसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दोस्तों, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग में क्लियर लाइंस आपको ड्रॉ करनी चाहिए। लिमिट्स टू डेवलपमेंट इन द रीजन्स को सेग्रीगेट करना यहाँ पे जरूरी है। इस बात को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कितने कंस्ट्रक्शन को आप सस्टेनेबली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। समझ के बात है? तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अगला आ जाते हैं टाइमलेस क्वेस्ट बेनू सैंपल। 24 सितंबर को नासा का ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट इसने एक कैप्सूल ड्रॉप किया अर्थ के ऊपर। इस कैप्सूल को अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की तरफ खींचेगी और यूटा यूएस में ये जेंटली लैंड हो गया। बेसिकली इस कैप्सूल में है क्या, इसमें है 250 ग्राम्स ऑफ रॉकेट एंड डस्ट जो कि ओसिरिस रेक्स ने बेनू एस्टेरॉयड से उठाए हैं। 101955 बेनू एस्टेरॉयड का नंबर है। यहां से ओसिरिस रेक्स ने यह पर्टिकुलर सैंपल को उठा रखा है और इस सैंपल को वापस दे दिया गया अर्थ को। बेनू एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। 436 दिन एक चक्कर काटने में इसको लगते हैं, 365 दिन अर्थ को लगते हैं। 6 साल में एक बार ये अर्थ के पास से निकलता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस पर्टिकुलर बेनी एस्टेरॉयड के सरफेस पे जो भी रॉक्स और डस्ट हैं, इसका एक सैंपल अगर हमारे साइंटिस्ट के पास है तो बेसिकली पिछले 10 मिलियन ईयर्स में जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना, क्या हुआ है इस बेनू एस्टेरॉयड के साथ, इसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। पिछले अगर आप देखो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स में इस बेनू एस्टेरॉयड में कोई बहुत ज्यादा खासा डिफरेंसेस हुए नहीं, मतलब कुछ उसमें टूटना पाटना ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ डेब्री जो कि बेनू की सरफेस पे पड़े हुए थे उनको सरफेस से यहां पे उठाया। सबसे खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो बेनू एस्टेरॉयड है ना, ये हो सकता है
2178 से लेके 2290 के बीच में अर्थ से टकरा जाए। तो बेसिकली ये वेनु एस्टेरॉयड को अगर अर्थ की ट्रेजेक्टरी से डिफ्लेक्ट करना है, ये जानने के लिए ये जरूरी है कि भाई क्या कंपोजिशन है इस वेनु एस्टेरॉयड का। तो भैया किसी डिफ्लेक्टर से इसको टक्कर मार के साइड हटाया जाएगा, प्लस ये वेनु एस्टेरॉयड भी हमारे सोलर सिस्टम फॉर्मेशन के एक आउटकम की तरह बना हुआ है। तो ओवरऑल सोलर सिस्टम का आउटकम कैसे हुआ, कौन कौन से मेटल्स मटेरियल एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या कंपोजिशन है इस वेनु एस्टेरॉयड की, ये भी यहां पे ओवरऑल इन सैंपल्स के बेसिस पे स्टडी किया जाएगा। इसके लिए नासा ने ओसिरिस रेक्स, ऑरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगुलिथ एक्सप्लोरर को 2016 में लॉन्च किया था। 2 साल बाद अगर आप देखो तो साइंटिस्ट ने ओवरऑल बेनू के चारों तरफ ओसिरिस रेक्स को रख दिया, बेनू की सरफेस से केवल 2 किलोमीटर ऊपर। बेनू खुद 28 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके चारों तरफ चक्कर काटने वाली ऑर्बिट में भी किसी पर्टिकुलर ओसिरिस रेक्स को रखना बहुत मुश्किल बात है। 20 अक्टूबर 2020 को ओसिरिस रेक्स ने कुछ समय के लिए ही बेनू के ऊपर लैंड किया, वहां से सैंपल्स को उठाए और फिर वो वापस उड़ा और उसने वापस की जर्नी शुरू की अर्थ की तरफ। और इसके बाद ये जो ओसिरिस रेक्स है ये कंटिन्यू करेगा एस्टेरॉयड 99942 एपोफिस से 2029 में सैंपल उठाने की जर्नी को। तो ओसिरिस मिशन की 2 आइडेंटिटीज है, ठीक है ना। अगर आप देखो तो ये जापान के 2 हायाबुसा मिशंस के साथ भी काम कर रहा है, 25143 इतोकावा और 121673। ryugu से भी ये सैंपल्स यहां पे शुरू में उठा चुके हैं। बेसिकली देखा जाए तो ओसिरिस नासा का तीसरा एलिमेंट है, इससे पहले जो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम नासा ने शुरू किया था न्यू हॉरिजन्स के बाद। तो इस नासा के न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के अंदर ओसिरिस रेक्स आता है। न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम से पहले न्यू हॉरिजन प्रोग्राम क्यूपर बेल्ट को स्टडी करने के लिए, और जूनो प्रोग्राम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए नासा ने लॉन्च किया था। समझ गए भाई। तो बेसिकली बेनू से ये जो ओवरऑल सैंपल्स उठाए गए ओसिरिस रेक्स के द्वारा अंडर द न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम, इसका चलते 3-4 चीजें होंगी। एक तो स्पेस माइनिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इंपैक्ट मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज को स्टडी किया जाएगा, कल की डेट में बेनू की ट्रेजेक्टरी को डिफ्लेक्ट करना हो अर्थ की ट्रेजेक्टरी से अलग, और उसके साथ साथ ओसिरिस रेक्स के लाए गए सैंपल्स को स्टडी किया जाएगा सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। ठीक है भाई, तो ये था यार। ठीक है, आगे आ जाते हैं। फ्रॉम वुमेन्स रिजर्वेशन टू जेंडर इक्वालिटी, यहां पे क्या बोला जा रहा है। अच्छा एक बात बता दूं, एडिटोरियल 4 है, ठीक है ना, 3 नहीं, मैंने शुरुआत में 3 एडिटोरियल बोला था, टोटल 4 एडिटोरियल डिस्कस करने वाला हूं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, पार्लियामेंट ने पास किया वुमेन रिजर्वेशन बिल। 1/3 सीटों पे वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। अगर देखा जाए तो इस समय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 15% सीटें वुमेन के लिए हैं। तो इंडिया 141वां रैंक करता है 193 कंट्रीज में। इवन पाकिस्तान की, साउथ अफ्रीका की और केन्या की पार्लियामेंट में भी परसेंटेज वाइज इंडिया से ज्यादा वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भले ही कंट्रीज इंडिया से थोड़ा आगे हो सकती हैं, लेकिन इंडिया में जो लोअर लेवल पे पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटीज में 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, किसके लिए, वुमेन के लिए। और सबसे खास बात यह है कि बहुत सारे स्टेट्स ने तो 50% सीटें वुमेन के लिए रिजर्व की हैं। उसके चलते वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन पॉलिटिकल प्रमोशन के रिस्पेक्ट में इंडिया बाकी कंट्रीज से बहुत ज्यादा आगे। पिछले 27 सालों में बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं हमारी पार्लियामेंट के अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कराने में, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स ने इसको अपोज किया। रिसेंटली असदुद्दीन ओवैसी AIMIM पॉलिटिकल पार्टी के, वो भी इसको अपोज कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत से यहां पे इश्यूज हैं। अभी भी जो कंजर्वेटिव तबके हैं हमारे सोसाइटी के, वो वुमेन रिजर्वेशन को अपोज कर रहा है। वुमेन रिजर्वेशन पास तो हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है, प्रेसिडेंट साहिबा का अप्रूवल मिलेगा, पास हो जाएगा, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन इज डिपेंडेंट ऑन सेंसस एंड डीलिमिटेशन बिल। तो इस बात को लेके यहां पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि भाई जब ओवरऑल आप यहां पे वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आ चुके हो तो इसको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है, खासकर तब जब सेंसस और डिलिमिटेशन को लेके काफी पॉलिटिक्स होने वाली है। क्योंकि जो साउदर्न स्टेट्स हैं, तमिलनाडु जैसे, उनका क्या बोलना है कि भैया हमने तो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को बहुत तेजी से डेवलप किया है, हमारे यहाँ की वुमेन को एजुकेशन अच्छी मिली है, हमने अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया है, तो अब आप नए फॉर्मूला के हिसाब से डिलिमिटेशन करोगे तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो कम हो जाएगा। तो डिलिमिटेशन करना आगे आने वाले समय में इतना आसान होने वाला नहीं है। ठीक है ना, नंबर ऑफ सीटें बढ़ाना पार्लियामेंट में इतना आसान होने वाला नहीं है। साउदर्न स्टेट्स यहां पे अच्छा खासा अपोजिशन करने वाले हैं। तो तब तक आप वुमेन रिजर्वेशन बिल को पेंडिंग क्यों छोड़ रहे हो, अरे भाई इसको भी इंप्लीमेंट कर दो।
और ऑथर यहां पे ये भी बोल रहा है कि बहुत जरूरी है कि जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इस बात को, मतलब हायर जुडिशरी ने लिखा है, मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं या हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह में केस चला जाएगा। तो बेसिकली हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हायर जुडिशरी है, वो इस बात को चेक करे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करने के बाद भी इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा इसके ऊपर काफी पॉलिटिक्स आगे होगी, वो जब निकल के आएगा तब देखा जाएगा। देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है, सोसाइटल अप्रोच जेंडर रोल्स में बदलने की जरूरत है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन बढ़ाते हो वुमेन का इलेक्टेड बॉडीज में, तो इससे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया के अंदर बढ़ता है, जो कि अभी के लिए इंडिया में काफी गड़बड़ चल चुका है। रियल और सब्सटेंसिव जो जेंडर जस्टिस है ना, ठीक है ना, अब देखिए क्या है, इंडिया के अंदर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा पचड़ा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन के ऊपर डाल दी जाती है। बहुत सी रिसर्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का टाइम यूज सर्वे डाटा 2019 का क्या बोलता है कि मेन डेली के बेसिस पे 97 मिनट्स खर्चते हैं अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए। तो मेन के द्वारा हर दिन 97 मिनट्स खर्च किए जाते हैं घर के अंदर डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जबकि वुमेन ऑन एन एवरेज 299 मिनट्स खर्च करती है। वुमेन ऑन एन एवरेज 134 मिनट्स डेली खर्च करती हैं अनपेड केयर गिविंग सर्विसेज में हाउस होल्ड मेंबर्स को, जबकि मेन केवल 76 मिनट्स खर्च करते हैं। तो इस पर्टिकुलर डाटा के आधार पर एक चीज बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है कि वुमेन मेन से ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन उठाती हैं हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और यह वजह है पैट्रियार्कल सोसाइटल माइंडसेट की। लेबर फोर्स के अंदर अगर आपको वुमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, तो किसी भी हाल में मेन का जो रोल है हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो वुमेन के बराबर होना चाहिए। समझ गए बात को? तो ये सब बातें करी गई हैं। इसके लिए कुछ राज्यों ने अच्छी स्कीमें चला रखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के अंदर मगलिर उरिमई थोगई करके एक स्कीम चलाई गई, जिसके अंदर जो हाउस होल्ड वर्क करने वाली वुमेन है ना, उनको पैसा प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये जो उरी मई थोगई स्कीम है, मंथली कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है, ठीक है ना। यहां पे ओवरऑल वो वुमेन जो कि डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन झेलती हैं हाउस होल्ड वर्क का, उनको पैसा प्रोवाइड किया जाता है तमिलनाडु की सरकार की तरफ से। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो कि सोशल प्रोग्रेसिवनेस में काफी आगे, तमिलनाडु के अंदर भी फ्लॉज हैं, बट अगर आप बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया से कंपेयर करो, तो तमिलनाडु की वुमेन एक्टिव लेबर फोर्स में एक मेजर हिस्सा फॉर्म करती हैं। तमिलनाडु के अंदर फ्री बस पासेस प्रोवाइड किए जाते हैं वुमेन को। आगे आने वाले समय में नेक्स्ट 2 डिकेड में वुमेन का जो प्रोग्रेसिवनेस है वो तमिलनाडु में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। इस प्रकार के स्टेप्स हमारे देश के बाकी राज्यों में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो अगर हम वुमेन के प्रोपोर्शन को अपनी इलेक्टेड बॉडीज में बढ़ाते हैं प्रेजेंट लॉ के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये वुमेन कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगी। भाई देखिए सीधी बात बताई गई है, भले ही अब जैसे कि पंचायत सीरियल में आपने देखा प्रधान पति का कल्चर दिखाया जाता है, यहाँ भाई वुमेन ओवरऑल पंचायत पंच हैं, लेकिन काम उनके हस्बैंड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इंडिया के बहुत से हिस्सों में अब वुमेन अपने रोल को समझ रही हैं। अपने मेन के साथ साथ वो पंचायत है, मेन उनकी मदद कर रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो भी अपने आप को एम्पावर कर रही हैं, वो भी आगे आ रही हैं, वो भी काम को समझने की कोशिश कर रही हैं। एक बड़ी अच्छी मूवी देखी थी मैंने, मैं इस मूवी का नाम भूल रहा हूं, आपको अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ये अभिषेक बच्चन की मूवी थी, अभिषेक बच्चन की वाइफ का रोल, मैं एक्ट्रेस है भूल गया हूं, उन्होंने किया है। उसमें दिखाया गया कि अभिषेक बच्चन एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है और उसको किसी वजह से जेल में जाना पड़ता है। तो जेल में शायद यामी गौतम जेलर होती हैं, और जब वो जेल में होता है तो उसकी वाइफ चीफ मिनिस्टर बनती है, और वो फिर पूरा ये राजपाट अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, वो फनी सेंस में दिखाया गया, बट ठीक है। ओवरऑल कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर भी वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है। जहां पे भी वुमेन लीडरशिप रोल्स में है, वो अपने रोल्स को समझ रही हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रही हैं, और धीरे धीरे करके काम भी सीख रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप से रिलेटेड। तो अगर वुमेन इलेक्टेड लीडरशिप की कुर्सी पर बैठेंगी, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी ग्राउंड लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे। ये जरूरत पड़ेगी कि साथ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि सीजनड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो उनकी मदद करें। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रही है, वो उनको ग्रूम करें। एक बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत जरूर पड़ेगी शुरुआत में, क्योंकि सीजन पॉलिटिशियन को सब पता होता है। लेकिन ओवरऑल नए सिरे से अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन के चलते, रिजर्वेशन के चलते, एक इनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आता है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसको वहां पे शुरुआती स्केल पे सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि जल्दी से जल्दी वो अपना राजपाट, अपना काम समझ सके। ठीक है, फिर अगली न्यूज है G20 स्क्रीन ओवर मजदूर डे राइट। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में रेज्यूमोम कुटप्पन साहब कुछ खामियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्या खामियां?
9 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट का फाइनल डिक्लेरेशन दिया। यह अपने आप में बहुत मुश्किल था। इसमें इंडिया ने कुछ बड़े अचीवमेंट्स किए। अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर बन गया है। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो यूक्रेन को इस समिट से बाहर रखा इंडिया ने। 83 पैराग्राफ्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के साइन हुए। चाइना ने भी सपोर्ट किया, ये रशिया ने भी सपोर्ट किया, यूएस ने भी सपोर्ट किया। अच्छी बात है। एक पर्टिकुलर जो फैक्ट था जिसको इंडिया ने यहां पे इग्नोर किया, वो था लेबर वर्कर्स राइट। क्या है, इस G20 के समिट को इस्तेमाल करके वर्कर्स राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता था। इसके लिए G20 का एक लेबर 20 करके कॉलिशन है, ठीक है ना। L20 करके जो कॉलिशन है G20 लीडर्स का, वो वर्कर राइट के बारे में बात करता है, ठीक है ना भाई। इसकी 2 मीटिंग्स हुई इंडिया के अंदर। बेसिकली यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि L20 ग्रुपिंग को भारत सरकार ने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। कैसे इग्नोर कर दिया? नॉर्मल कर इस L20 ग्रुपिंग की लीडरशिप होती है ITUC के पास। ये एक कॉन्फेडरेशन है ग्लोबल ट्रेड यूनियंस का। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। तो इस इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन में दुनिया भर की कंट्रीज के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि लेबर राइट्स के लिए लड़ा। तो इंडिया के अंदर जब L20 की मीटिंग्स हुई तो इस L20 की लीडरशिप ITUC के पास रहनी चाहिए थी, लेकिन भारत सरकार ने इस पर्टिकुलर लीडरशिप को ITUC से लेके किसको दे दिया? BMS को दे दिया। BMS क्या है? भारतीय मजदूर संघ। अब भारतीय मजदूर संघ एक ट्रेड यूनियन है जो कि एफिलिएटेड है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो कहीं ना कहीं ये इल्जाम लगाया गया बीजेपी के ऊपर कि इन्होंने L20 को पॉलिटिसाइज किया, ITUC को लीडरशिप नहीं दी। क्योंकि ITUC की यहां पे लीडरशिप नहीं दी तो ITUC ने ओवरऑल L20 की मीटिंग्स को, जो कि G20 के एम्बिट के अंदर हुई थी इंडिया में, इनको बॉयकॉट कर दिया। और इसके चलते लेबर राइट्स को लेकर इंडिया के अंदर बातचीत नहीं हो पाई। और इंडिया के अंदर लेबर राइट्स को लेकर बातचीत होती तो इंडिया एक बहुत बड़ा चीज को यहां पे अचीव करता। क्या? फोर्स लेबर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते थे, मॉडर्न डे स्लेवरी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते थे, कफाला सिस्टम जो कि अरब गल्फ में एग्जिस्ट करता है, जहां पे 9 मिलियन इंडियंस एक्सप्लॉयटेटिव वर्किंग कंडीशंस के अंदर काम कर रहे हैं, इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। समझ के बात को? तो ये सब बातें ओवरऑल बोली जा रही है। अगर आप देखो तो सऊदी अरेबिया के अंदर 25 लाख इंडियन वर्कर्स हैं। सऊदी अरेबिया परमानेंट मेंबर है G20 का। ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर 8 लाख वर्कर्स हैं और 35 लाख, मतलब यूएई में 35 लाख इंडियन वर्कर्स, ओमान में 8 लाख इंडियन वर्कर्स, ठीक है ना। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइग्रेंट सेंडिंग कंट्रीज है। इसके एस्टिमेटेड 1 करोड़ 30 लाख लोग बाहर की कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जिसमें से एस्टिमेटली 90 लाख एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में अरब गल्फ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया इस L20 की लीडरशिप को ITUC के अंदर देके सऊदी अरेबिया को या यूएई को अकाउंटेबल कर सकता था इन G20 की मीटिंग्स में। बट हो सकता है तब सऊदी अरेबिया और यूएई उतने जोश के साथ इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि पॉलिटिक्स भी हो जाती है ना। अगर आप लेबर राइट्स को लेकर दूसरी कंट्रीज को क्रिटिसाइज करने लगोगे तो फिर उन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया के अंदर आएंगे ही नहीं। और दूसरी कंट्री की बात छोड़ो दोस्तों, इंडिया के अंदर ही बहुत से सेक्टर्स में वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। टेक्सटाइल सेक्टर, श्रिम्प फार्मिंग, ब्रिक किल्स में, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोन कटिंग, प्लांटेशन, फोर्स्ड लेबर। वॉक फ्री फाउंडेशन के हिसाब से 2 करोड़ 70 लाख लोग ट्रैप्ड हैं मॉडर्न डे स्लेवरी में G20 कंट्रीज में, जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख तो इंडिया के अंदर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फोर्स्ड लेबर और कंपल्सरी लेबर की परिभाषा दी गई। अब देखिए यहां पे आपको फर्क समझना पड़ेगा। फोर्स्ड लेबर अलग है और वो लोग जो कि एक्सप्लॉयटेटिव वर्किंग कंडीशंस के अंदर काम करते हैं वो अलग है। फोर्स्ड लेबर के अंदर क्या होता है कि आपके जो वर्कर्स की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उस पर रिस्ट्रिक्शन है, उनकी वेजेस को विदहोल्ड किया जाता है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को विदहोल्ड किया जाता है, उनके खिलाफ फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है, किसी प्रकार के डेब्ट ट्रैप में उनको फंसा दिया, ये फोर्स्ड लेबर है। एक्सप्लॉयटेटिव काम क्या होता है कि भाई आपके पास फ्रीडम है कि आप काम छोड़ के जा सकते हो, बट ओवरऑल आपके पास ऑप्शन ही नहीं, तो मजबूरी में आप मुश्किल सिचुएशंस में काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि फोर्स्ड लेबर का एग्जांपल श्रिम्प इंडस्ट्री में दिखाया गया है आंध्र प्रदेश में ऑथर के द्वारा। तो बेसिकली यहां पे ये बताया जा रहा है, एक फिगर्स भी दिए जा रहे हैं कि भाई ओवरऑल देखो तो इंडिया में 530 मिलियन वर्कर्स है, 53 करोड़ वर्कर्स, जिसमें से 43 करोड़ वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, दे आर प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, स्पेशली फोर्स्ड लेबर। तो G20 की लीडरशिप के अंदर इस L20 की मीटिंग्स को प्रमोट करके ओवरऑल कहीं ना कहीं लेबर राइट्स को दुनिया भर में असर्ट किया जा सकता था, बट L20 की लीडरशिप को ITUC को देने के बजाय भारतीय मजदूर संघ को देके लेबर राइट्स को कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं, काफी मेहनत से बनाया हुआ है ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपकी पढ़ाई के लिए। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा।
चलिए करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स में जो पहली न्यूज है, हेमंत सोरेन साहब जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने बोला कि बेटर रहेगा कि अगर केंद्र की सरकार सारना कोड फॉर ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करे और इस कोड के तहत हमारे ट्राइबल्स को, आदिवासी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाएं, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को अलग तरीके से सेग्रीगेट किया जाए। देखिए, इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की राइट्स के ऊपर बातचीत हो रही है। कल की डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सकता है एंटायर कंट्री के लिए। अब हेमंत सोरेन साहब ये बोल रहे हैं कि झारखंड के अंदर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन 36% से घट के 26% हो चुकी है इंडिपेंडेंस से लेके अब तक, मतलब 1947 में 36% थी, आज की डेट में 26% है। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के अंदर ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन दी गई है। तो अगर आप यहां पे प्लान बना रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो झारखंड असेंबली ने जो एक यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास किया था नवंबर 2020 में कि सारना कोड को एक सेपरेट रिलीजियस कोड की तरह लॉन्च किया जाएगा, इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। झारखंड के अंदर एक बड़ी आबादी सारना कोड को फॉलो करती है, जिसके अंदर ट्रीज को वर्शिप किया जाता है, माउंटेन्स को वर्शिप किया जाता है, फॉरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये उनके धर्म का पार्ट है। तो पूरी तरीके से हो सकता है वो हिंदू धर्म के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई ना करें, और ओवरऑल कहीं ना कहीं देखो तो ये जो ट्राइबल्स है ना, इनको हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन इन सबसे अलग मांगिए, इनके लिए पूरा का पूरा एक सारना कोड ही अलग बना सके। ये और सोसाइटी को बांटने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अब लेट्स सी यूनिफॉर्म सिविल कोड में सरकार क्या प्लान बना रही है, आप किसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आगे, आईआईटी बॉम्बे की मेस में कुछ जगहों को केवल वेजिटेरियन फूड के लिए सेग्रीगेट कर दिया गया। जी हां दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे में कुछ दिन पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कुछ खबरें निकल के आई थी, ठीक है ना, और उसके चलते यह बोला गया कि भाई कैंटीन के कुछ हिस्सों को वेजिटेरियन ओनली बना दिया जाएगा। अब वैसे मैं आपसे यहां पे बोलूंगा कि वेजिटेरियन ओनली को कास्ट के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनली ये मानना है। क्योंकि कोई भी कास्ट हो, ठीक है ना, कोई भी कास्ट हो, बहुत सी कास्ट, हर कास्ट में ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते। हर इंसान को किसी जानवर को मार के खाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप जानवर को मार के खाते हो, वो अलाउड है, जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है ना खाए। अब क्या हुआ कि हॉस्टल नंबर 12, 13, 14 में शुरुआत में आईआईटी बॉम्बे में यह बोला गया कि मेस की कुछ पर्टिकुलर टेबल्स को, 6 टेबलों को सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, वहां पे केवल वेजिटेरियन लोग बैठ के खाएंगे, नॉन वेज लोग वहां पे बैठ के नहीं खाएंगे। लॉजिक क्या दिया गया कि भाई जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको अंडे की और मीट की बदबू अच्छी नहीं। जी हाँ, जो चीज एक वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन इंसान के लिए खुशबू हो सकती है, वो एक वेजिटेरियन इंसान के लिए बदबू हो सकती है। इस बात को मानना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन बाद में ओवरऑल जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ओवरऑल उन्होंने एक मेल लिखा कि नहीं भाई, टेबल सेग्रीगेट नहीं होंगी, इस प्रकार का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन फिर काफी हकंप, काफी बवाल हुआ आईआईटी बॉम्बे के अंदर, और फाइनली कुछ मेसों में यहां पे टेबल्स को रिजर्व कर दिया गया है, किसके लिए, वेजिटेरियंस के लिए, कि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो उन टेबल पे बैठ के खाएंगे। उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, उनको एग डिश से या मीट की डिशों से बदबू आती है, और ओवरऑल कोई मीट खाने वाला इंसान इन टेबल्स पे बैठ के खाता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, उसके खिलाफ पेनाल्टी, मॉनेटरी पेनाल्टी लगाई जा सकती है, सस्पेंशन वगैरह हो सकता है। तो ये चीज फाइनली आईआईटी बॉम्बे में हुई है। हालांकि इस बात को लेकर काफी पॉलिटिक्स हो रही है। आईआईटी बॉम्बे का एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा है। बच्चों की कमेटी ने यहां पे टेबल्स अलग कर दी हैं। आईआईटी बॉम्बे की अंबेडकर पेरियार फूले स्टडी सर्किल, जो कि एक स्टूडेंट कलेक्टिव है, उसने सर्कुलर को डिनाउंस करते हुए बोला है कि ये बिल्कुल गलत है, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना फाइनल चेहरा दिखा दिया है। अब देखिए, अगर सिर्फ वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन वाली बात है तब तो ठीक है, समझ गए बात को। अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेजिटेरियन फूड खा रहा है, भले वो नॉन वेज हो, तो भी वो इस कुर्सी पर बैठना चाहिए। अगर कास्ट के आधार पर आप टेबल्स को सेग्रीगेट कर रहे हो, तब तो देखो प्रॉब्लमेटिक फैक्ट है। लेकिन सिर्फ आप, अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो आप इन सीटों पे नहीं बैठ रहे हो, और वेज खा रहे हो रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, उन टेबल पे बैठ रहे हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप किसके बारे में क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर अगला आर्टिकल है व्हेन इंडिया कनाडा टाइज वर। इस आर्टिकल से पहले पहले दो आर्टिकल्स जो बचे हुए छोटे छोटे, इनको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। इनफैक्ट तीन आर्टिकल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? मलयालम सर्वाइवल ड्रामा 2018 इंडिया ऑफिशियल ऑस्कर्स एंट्री दिस ईयर। क्या हुआ, मलयालम की एक सर्वाइवल ड्रामा मूवी 2018 की एवरीवन इज अ हीरो, इसको इंडिया की ऑफिशियल एंट्री चूज किया गया है 96th एकेडमी अवार्ड्स के लिए। इससे पहले मलयालम फिल्म गुरु को 1997 में, आदिमिंते मकान अबू को 2011 में, जलीकट्टू को 2019 में ओवरऑल नॉमिनेट किया जा, मतलब
इंडिया की तरफ से भेजा गया था ऑस्कर्स के लिए, लेकिन उसको नॉमिनेट नहीं किया गया था। ठीक है, तो मलयालम की चौथी फिल्म है ये, एवरीवन एज अ हीरो, जिसको ओवरऑल इंडिया की तरफ से ऑस्कर सेंट्री के लिए भेजा गया। कौन सी कैटेगरी के अंदर? तो भाई ये कैटेगरी है आपकी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी। अब इसके अंदर नॉमिनेट होती है कि नहीं होती है मलयालम की ये मूवी, वो देखना आगे वाली बात है। तो इस पर्टिकुलर मूवी में दिखाया क्या है कि जब 2018 में अनप्रेसिडेंटेड रेन हुई थी, केरला में फ्लड्स आ गए थे, तो उस समय पे किस प्रकार से इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सब लोग बाहर निकल के आ गए थे और सब लोगों ने दूसरों की मदद की थी। ओवरऑल इस फिल्म ने काफी पैसे कमाए हैं। ये फिल्म एक पॉजिटिव मैसेज भेजती है, क्लाइमेट चेंज के डेंजर्स के बारे में बताती है। अब इस पर्टिकुलर फिल्म को नॉमिनेशन मिलता है कि नहीं मिलता है ऑस्कर्स में, ये देखना बाकी है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के अंदर एल्डरली लोगों की आबादी 20% बढ़ जाएगी, मतलब 20% ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी 2050 तक। अगर आप डिकेडल ग्रोथ रेट देखें एल्डरली पॉपुलेशन का, ठीक है ना, तो डिकेडल ग्रोथ रेट एल्डरली पॉपुलेशन का है 41%, मतलब हर 10 साल में एल्डरली लोगों की आबादी इंडिया के अंदर 41% बढ़ जाती है। और जो टोटल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है 2050 तक का, ऐसा बताया जा रहा है 20% लोग एल्डरली होंगे 2050 तक। किसके द्वारा? यूएनएफपीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा। उनकी 2023 की जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट आई उसमें ऐसा बोला गया। इसमें यह भी बोला गया है कि 2046 तक ये लाइकली है कि इंडिया के अंदर जो एल्डरली लोग हैं इनकी आबादी इंडिया के अंदर जो बच्चों की आबादी है 15 साल तक के जो बच्चे उनकी आबादी से ज्यादा होगी। ठीक है, उसके साथ साथ जितने भी टोटल एल्डरली हैं इंडिया के अंदर, उसके 40% से ज्यादा पुअरेस्ट वेल्थ क्विंटाइल को फॉल करते हैं, मतलब उनके पास पैसों की भारी कमी है। और लगभग 18.7% के पास कोई भी एक्टिव इनकम नहीं है, मतलब उनके पास इतनी पॉवर्टी है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा खराब है और इससे उनकी हेल्थ केयर और डाइट, इन सब के ऊपर इंपैक्ट आता है। ये रिपोर्ट अनवील की गई सेक्रेटरी सोशल जस्टिस सौरभ गर्ग और यूएनएफपीए के इंडिया रिप्रेजेंटेटिव एंड्रिया एम वॉजनेयर के द्वारा वेडनेसडे को। इसने बोला है कि वो आबादी जो 80 और उससे ऊपर है वो 279% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी 2020 से लेके 2050 के बीच में। ठीक है भाई, ओके। और इसमें प्रीडोमिनेंस होगा किसका? विडोड का, मतलब ओवरऑल वो वुमेन जिनके पति मर चुके हैं और वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हैं और वो पति के ऊपर डिपेंडेंट थी। अब चूंकि उनके पति नहीं है तो वो कैसे खाए पिए, ये वाली परेशानी हो जाती है। ओके, यहां पे डाटा ये भी दिखाएगा कि वुमेन ऑन एन एवरेज के पास हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 60 से 80 के बीच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वुमेन की। तो देर इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि एक वुमेन एक मेन को आउटलिव करेगी। तो उस कंटेक्स्ट में मेन पहले मरेगा, वुमेन बाद में दुनिया से जाएगी। हिमाचल प्रदेश, केरला के अंदर वुमेन एट 60 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भी 23 और 22 है, मतलब जो 60 साल की औरतें हैं वो भी 23 से 22 साल और जिंदा रहेंगी। जबकि मेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ओवरऑल थोड़ी कम है। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर आप देखो तो 60 साल पे जो मेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उससे 4 साल ज्यादा ऑन एन एवरेज वुमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दो प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश में और केरला में। वहीं पे ऑन एन एवरेज अगर पूरे देश का डाटा निकाल के देखें तो 60 साल पे मेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से लगभग 1.5 साल कम। ठीक है भाई, ये बातें आप बताई जा रही। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुमेन की 60 साल पे 20 साल है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, केरला, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्य में, जिसके चलते इनके सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग पे सवाल आता है। रीजन बीइंग ज्यादातर वुमेन अपने ये फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट, अपने पति पे डिपेंडेंट है। पति मर गया, बच्चे ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे पता नहीं, उनके पास खुद का कोई इनकम सोर्स है नहीं। अच्छा, जो सेक्स सोर्स है ओवरऑल, तो जो सेक्स रेशियो है वुमेन का 60 प्लस एज ग्रुप में, वो भी अब कहीं ना कहीं मेन से थोड़ा आगे नहीं, वैसे निकला नहीं है आगे। अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया की बात की जाए तो यहां पे अगर आप देखेंगे, भले ही मेन ओवरऑल वुमेन से ज्यादा है लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी का फिगर वुमेन का ज्यादा है। मतलब भले ही वुमेन मेन से ज्यादा जिंदा रह रही है बट 60 प्लस वाले एज ग्रुप में मेन ज्यादा है, वुमेन कम है। हालांकि ये डेमोग्राफिक स्टैटिक धीरे धीरे करके बदल रहा है। अगर आप सेंट्रल इंडिया में आते हो तो 2011 में सेक्स रेशियो 60 प्लस का 973 था, 2021 में 1053 हो चुका है। मतलब सेंट्रल इंडिया में 60 साल से एज ब्रैकेट के ज्यादा में वुमेन, नंबर ऑफ मेन से यहां पे ज्यादा है। ओल्ड एज में पॉवर्टी इनहेरेंटली जेंडर्ड है,
बेसिकली यहाँ पे फैमिली के ऊपर सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट होती है ये पर्टिकुलर वुमेन, जिसके चलते लॉन्ग टर्म में इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो एल्डरली केयर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक भी मैंने आपको बता रखे हैं। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको इससे मिलेगा। यूएनएफपीए की रिपोर्ट है, तो आप रिपोर्ट भी कोट कर सकते हो इन स्टैटिस्टिक्स को लिखते वक्त। फिर अगला, सीड्स विद मल्टीपल टॉलरेंस विद बी अ गेम चेंजर। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर न्यूज है वो ये है कि स्वाति नायक, जो कि साइंटिस्ट हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर की, इनको इनकी रिसर्च के लिए ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड न्यूट्रिशियस राइस वैरायटी नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा। तो भाई वर्ल्ड फूड प्राइज ने नोबेल लॉरिएट नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे अवार्ड चला रखा है, वर्ल्ड फूड प्राइज। अब इस वर्ल्ड फूड प्राइज की रेसिपिएंट कौन है? तो स्वाति नायक जी हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। फिर स्वाति नायक जी यहाँ पे बता रही हैं कि इन्होंने 10,000 से ज्यादा ऑन फॉर्म और कंपेरेटिव टेस्टिंग करवाई है 500 क्लाइमेट रेजिलिएंट हाई यील्डिंग बायोफोर्टिफाइड और हेल्थियर सीड वेराइटीज की। इनकी रिसर्च को इन्होंने कुछ इस प्रकार से कैरी किया है कि जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं इनको यहाँ पे बेनिफिट मिले। हाई यील्डिंग इन ब्रीड नॉन हाइब्रिड वेराइटीज को ओल्ड सीड वेराइटीज से बनाना, क्लाइमेट रेजिलिएंट और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव वेराइटीज की तरफ ध्यान देना जो कि न्यूट्रिशियस कंटेंट में फुल हो। फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वेराइटीज ऑफ राइस को बनाना, क्योंकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वेराइटीज लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इंसान की हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। तो राइस लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली, उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को रखते हुए, तो ये लॉन्ग टर्म में बनाने हैं। फिर यहाँ पे ओवरऑल ट्रेडिशनल काला नमक सीड वेराइटी का एग्जाम्पल दे रही है, पैडी की, चावल की, जो कि ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है। इस प्रकार की वेराइटीज को कंजर्व करने की बात कर रही हैं। साइंटिफिक और कल्चरल पर्पजेस से इनको इवॉल्व करने की बात कर रही हैं। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोला गया है। पूरे इंडिया भर में रिसर्चर्स अलग अलग प्रकार की सीड वेराइटीज के एक्सेसेंशियल्स को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उनके बेनिफिट्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। मल्टीपल एक्सेसेंशियल्स को यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है और उनका एक प्रॉपर सेंट्रलाइज डाटाबेस बनाया जा रहा है। उस डाटाबेस के आधार पर उनके बेनिफिट्स को एसेस किया जा रहा है। क्लाइमेटिक, बायोटिक, अबायोटिक रिस्क सबको एसेस किया जा रहा है और उसके बेसिस पे फाइनल डाटा एनालिसिस के फील्ड में ओवरऑल वो वेराइटीज जो फ्लड्स के प्रति टॉलरेंट है, मल्टीपल टॉलरेंट्स हैं, ड्रॉट के प्रति, पेस्ट के प्रति, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंट क्वांटिटी में है, बायोफोर्टिफाइड है, उनको ओवरऑल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स। उनके सीड्स को ओवरऑल यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि लॉन्ग टर्म में ये फार्मर सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर कर सकें और हम बदलते क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी लड़ सकें। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्टिकल छूट गया था इसको खत्म कर लेते हैं। वेन इंडिया कनाडा टाइज वर रिसेट, यहां पे पास्ट के एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि कनाडा के अंदर जो सेंसफुल पॉलिटिशियंस है उन्होंने इंडिया और कनाडा के रिश्तों को बिल्कुल राइट लाइन में रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल 1980s के बाद अब सबसे नीचे आ चुके हैं इंडिया कनाडा के रिश्ते। जून 2010 की ये फोटो है। कनाडा के उस समय के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर एक मेमोरियल साइट पे खड़े हैं एयर इंडिया फ्लाइट 182 के। एयर इंडिया फ्लाइट 182 को किडनैप किया गया था, किसके द्वारा? खालिस्तानी एलिमेंट्स के द्वारा, ऐसा बताया जाता है कि टेरर अटैक हुआ था। इस पर्टिकुलर फ्लाइट में 329 लोग थे। कनिष्क फ्लाइट इस नाम का था। उस 329 में से 280 कैनेडियन नागरिक थे। हालांकि हो सकता है कि बहुत सारे इंडियंस वहां पे गए हो जो कैनेडियन नागरिक बन गए हो। और इस फ्लाइट की यहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है ना भाई। तो बेसिकली इसका मेमोरियल कहां पे? हम्बर बे पार्क, टोरंटो में, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर फ्लाइट थी कनिष्क फ्लाइट 182, ये 1985 में ये हादसा हुआ था। आयरिश कोस्ट के ऊपर ये फ्लाइट के लगेज सेक्शन में रखा हुआ बम फट गया, फ्लाइट क्रैश हो गई, सब लोग यहां पे मारे गए। टोटल लोग मारे गए, ज्यादातर इसमें कैनेडियंस थे। तो उस समय पे जो कैनेडियन सरकार थी ना, उसने कैनेडियन सरकार के बिहाफ पे माफी मांगी थी। हालांकि इंडिया की तरफ से काफी आउटरेज आया था कनाडा के अगेंस्ट। कनाडा प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। फाइनली 2005 में इस पर्टिकुलर केस का वर्डिक्ट आया था। 2010 में कनाडा की सरकार ने ऑफिशियल माफी मांगी थी और उस समय पे कनाडा की सरकार ने यह अनाउंस किया था कि वो केयरफुली और सिस्टमैटिकली एक्सट्रीमिस्ट के खतरे से जूझेंगे, लड़ेंगे। मतलब ओवरऑल इंडिया के बैटल्स कनाडा की जमीन पे ना पहुंच जाएं, इस बात को कनाडा कोशिश करेगा। ओके, अब उसके बाद 3 ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके चलते, वैसे तो देखिए 3 जो इवेंट्स है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार का है। इनकी सरकार की जो कॉलिशन नेसेसिटी है जगमीत सिंह के साथ, उसके चलते ये इंडिया के साथ रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। लेकिन यहां पे ऑथर 3 चीजें बता रहा है इंडिया कनाडा के रिश्तों में। एक तो 9/11 अटैक जो यूएस में हुए थे 2001 में, जिसके चलते कनाडा ने बोला
कि भाई बहुत सारे टेरर कन्वेंशन पे उन्होंने साइन किया और उन्होंने बोला कि वो सॉफ्ट नहीं रहेंगे टेररिस्ट फैक्शंस के अगेंस्ट, ओवरऑल इन टेररिस्ट की, माइनॉरिटी टेररिस्ट एलिमेंट्स की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को ब्लॉक करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब बातें हैं। बहुत सारी तादाद में ओवरऑल वो एलिमेंट्स जो इंडिया के अंदर अपना नेफारियस प्रोपोगंडा नहीं फैला सकते हैं, बड़ी तादाद में कनाडा में जाके सेटल्ड है। और बहुत सारी कंट्री से, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश से जाके वहां पे सेटल्ड है। इनफैक्ट बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को मारने के बाद भी जो लोग थे वो कनाडा में गए थे। तो बेसिकली कनाडा को एक ऐसी जगह की तरह देखा जाता है जहां पे ओवरऑल खतरनाक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग जाके अपना काम सीधा कर सकते हैं, उल्लू सीधा कर सकते हैं। दूसरा, 26/11 मुंबई अटैक्स 2008 के बाद से इंडिया अपनी अप्रोच में काफी प्रोएक्टिव हो गया है। इंडिया अब ओवरऑल इन टेरर एलिमेंट्स के अगेंस्ट बहुत एग्रेसिवली सामने आता है, बहुत एग्रेसिवली पुशबैक करता है। इन टेररिस्ट एलिमेंट्स के लिए अब इंडिया के अगेंस्ट अटैक करके चुप बैठ पाना बहुत मुश्किल हो गया। और तीसरा, चूंकि 2010 में ओवरऑल यहां पे माफी मांगी थी किसने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उस पर्टिकुलर फ्लाइट अटैक के लिए। उसके बाद अगर आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने G20 समिट जो हुई थी टोरंटो में, वहां पे एक विजिट दिखाई थी। 1973 के बाद प्राइमरली खालिस्तानी इशू की वजह से कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर टोरंटो नहीं गया था, लेकिन मनमोहन सिंह जी गए थे। तो उस समय पे थोड़ा बहुत शिफ्ट देखने को मिला था। 2010 में मनमोहन सिंह जी की विजिट हुई थी, और वो भी तब हुई थी जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस पर्टिकुलर एयर इंडिया की बॉम्बिंग के लिए माफी मांगी। तो बेसिकली अगर आप देखो तो इंडिया कनाडा के रिश्ते में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी पहले आ चुकी थी। कनाडा समझ चुका था कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को एक लिमिट से ज्यादा सपोर्ट करने में उनका खुद का नुकसान है, क्योंकि किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर्स को वो अपना मैटर बना ले रहे हैं। ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप देखो तो इंडिया कनाडा के बीच में चीजें काफी अच्छी हो गई थी। नरेंद्र मोदी जी 2015 में गए थे, इंडिया कनाडा कॉर्पोरेशन की बात हुई थी। ट्रेड $5 बिलियन से $10 बिलियन हो गया। कनाडा की तरफ से इन्वेस्टमेंट $700 मिलियन से बढ़ के $55 बिलियन हो चुका है इंडिया के अंदर। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं, अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। टेररिज्म को काउंटर करने में स्ट्रैटेजी, एनर्जी टाइज और न्यूक्लियर एमओयूज, ये सब साइन हुए हैं। लेकिन ये जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी का ये जो कॉलिशन है जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से, इसके चलते सारा बवाल हो रहा है। कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो कि कनाडा की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और उनके सपोर्ट के बिना सरकार बनाना मुश्किल हो रहा है जस्टिन ट्रूडो के लिए। इसलिए ओवरऑल खुले शब्दों से खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को इनडायरेक्टली यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके चलते ओवरऑल कहीं ना कहीं इंडिया और कनाडा के बीच के जो फॉरेन रिश्ते हैं, इसको भी बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ रहे हैं। एग्रेरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज को एक्सट्रीमिस्ट मेंबर्स ऑफ सिख कम्युनिटी के द्वारा कनाडा में फैलाया जाता है। सिख डायस्पोरा को टारगेट किया जाता है रेफरेंडम के लिए। पंजाब के अंदर ये रेफरेंडम कराने की बात करते हैं। तो बेसिकली इन सब चीजों के बीच में एक तो आप कनाडा को रूल ऑफ लॉ वाला नेशन बताते हो। जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्लियामेंट में खड़े होके इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा के, जबकि इंडियन जयशंकर साहब बोल रहे हैं, आज के न्यूज़पेपर में छपा है कि भैया हिट करना, हिट एक्शंस को एग्जीक्यूट करना फॉरेन धरती पर, ये इंडिया की पॉलिसी नहीं है। तो भारत सरकार जब ऐसा कह रही है, तब तुम रूल ऑफ लॉ के नाम पे भारत सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो बिना कोई प्रूफ दिए, और तुम्हारी खुद की धरती पर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, गैंग वॉर हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट तुम्हारा कुछ वो ज्यादा खास वो है नहीं। तो उसके चलते कनाडा और इंडिया के रिश्ते इस समय पे रॉक बॉटम पे। जस्टिन ट्रूडो की सरकार जब तक है, ऑब्वियस सी बात है, ये रिश्ते और रॉक बॉटम आते जाएंगे। अगर कोई और सरकार यहां पे इलेक्ट होकर आती है तो शायद वो यहां पे कोई पॉजिटिविटी, कोई सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश करे। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। हो सके तो मेंटरशिप प्रोग्राम आप फॉलो कर सकते हो दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे। बाय।